मुताबिक क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, लेकिन वह केवल नाम का राजा था। असली डोर अंग्रेजों के हाथ में थी। अंग्रेज उसे सोने की बोरी समझते थे और जब चाहे धन मांग लेते थे। जब मीर जाफर ने आनाकानी की तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, लेकिन मीर कासिम स्वाभिमानी निकला। उसने अंग्रेजों की लूट पर रोक लगाने की कोशिश की और अपनी राजधानी मुंगेर ले गया। नतीजतन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बार मुकाबला कड़ा था। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन ब्रिटिश सेना का अनुशासन और आधुनिक हथियार उन पर भारी पड़े। बक्सर की जीत प्लासी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी दिला दी। इसका मतलब था कि अब इन राज्यों से राजस्व वसूलने का कानूनी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। अब उन्हें व्यापार के लिए ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं थी। वे भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीदते और मुनाफा कमाते। यहीं से कंपनी का असली राज्य शुरू हुआ। बंगाल पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों की भूख बढ़ गई। अब उनकी नजर मैसूर, मराठा और पंजाब जैसे शक्तिशाली राज्यों पर थी। मैसूर में टीपू सुल्तान जैसे शेर ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए, लेकिन अंततः 1799 में अपनों की गद्दारी और अंग्रेजों की घेराबंदी के कारण वे शहीद हो गए। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नई चाल चली, सहायक संधि। यह एक मीठा जहर था। अंग्रेज भारतीय राजाओं से कहते, हम आपको अपनी सेना किराए पर देंगे आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन बदले में आपको हमारी सेना का खर्चा उठाना होगा और अपने दरबार में हमारा एक रेजिडेंट रखना होगा। जिस राजा ने यह संधि मानी, उसने अपनी आजादी बेच दी। धीरे धीरे अंग्रेज उस राज्य की विदेश नीति और आंतरिक मामलों में दखल देने लगते, और अगर राजा सेना का पैसा नहीं चुका पाता तो उसका आधा राज्य हड़प लेते। हैदराबाद के निजाम से लेकर मराठों तक कई राज्य इस जाल में फंसे। जो नहीं झुके उन पर हड़प नीति थोप दी गई, जैसा कि झांसी और सतारा के साथ हुआ। 1850 आते आते भारत का नक्शा बदल चुका था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा और हरे झंडों की जगह अब यूनियन जैक लहरा रहा था। तराजू लेकर आए सौदागर अब भारत की तकदीर लिखने वाले विधाता बन बैठे थे। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने अंग्रेजों को भारत का शासक तो बना दिया था, लेकिन अब उनका अगला लक्ष्य भारत की आत्मा को कुचलना था। यह वह दौर था जब सोने की चिड़िया के पंख नोचे जा रहे थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी और वहाँ की मशीनों को चलाने के लिए कच्चे माल की भूख थी। अंग्रेजों ने तय किया कि भारत अब दुनिया को सामान बेचने वाला देश नहीं, बल्कि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला खेत बनकर रह जाएगा। एक समय था जब भारतीय जुलाहों द्वारा बुना गया कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। ढाका की मलमल इतनी बारीक होती थी कि पूरा थान एक अंगूठी से निकल जाता था, लेकिन ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लंकाशायर में बनी मिलों का कपड़ा भारत के हाथ से बुने कपड़े का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अंग्रेजों ने एक क्रूर नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय कपड़ों पर ब्रिटेन में भारी टैक्स लगा दिया, जबकि ब्रिटेन से आने वाले मशीनी कपड़े को भारत में टैक्स फ्री कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सस्ता विदेशी कपड़ा भारतीय बाजारों में भर गया। लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए। कहा जाता है कि बंगाल के कुशल कारीगरों के अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वे दोबारा वैसा बारीक कपड़ा न बुन सकें जो भारत कभी कपड़ा निर्यात करता था। अब वह अपने तन को ढकने के लिए विदेशी कपड़ों का मोहताज हो गया। भारत की आत्मनिर्भरता की रीढ़ तोड़ दी गई थी। 1853 में जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली तो इसे भारत के विकास का प्रतीक बताया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अंग्रेजों ने रेलवे का जाल भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अपनी लूट को आसान बनाने के लिए बिछाया था। रेल की पटरियां भारत की छाती पर बिछाई गई वे नसें थीं, जिनके जरिए देश के कोने कोने से अनाज, कपास और खनिज खींचकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था और वहां से सीधे ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इसके अलावा रेलवे का मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर कहीं भी भारतीय विद्रोह करें तो ब्रिटिश सेना को चंद घंटों में वहां पहुंचाकर विद्रोह को कुचला जा सके। यह विकास भारतीयों के खून पसीने की कमाई से बना था, लेकिन इसमें सफर करने पर भी भारतीयों के साथ कुत्तों जैसा बर्ताव होता था। इस दौर का सबसे भयानक अध्याय था नील की खेती।